धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। भोपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों की तरह थोड़ा गर्दन हिला हिला के मैं भी बोलना सीख रहा हूं। वो तो चीख चीख के बोलते हैं, ऐसा लगता है जैसे पोस्टर फाड़ के या स्क्रीन फाड़ के उसे बाहर ही निकल आएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करें और आज की 8 खबरें आपके सामने रखें। उससे पहले मुझे लगता है एक शेर मेरे अंदर कुलबुला रहा है, आपके सामने रख देता हूं। वैसे भी कौन सा मैं पत्रकारिता करता हूं, अपनी भड़ासी निकाल के आपके सामने रख देता हूं। आप लोग सुन लेते हो, वो ताली बजा देते हो, कहते हो बहुत बढ़िया भाई, धाकड़ खबर बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। क्या करें, अब अखबार वाले कोई नौकरी पर रखने को तैयार है नहीं, यूट्यूब पर बैठ गए हैं, अपनी भड़ास निकालते रहते हैं। कुछ चीज़ों को खबर के रूप में आपके सामने पेश कर देते हैं, आप लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। कि लड़की के न थे जो काबिल वो बन गए अफसर, कि लड़की के न थे जो काबिल वो बन गए अफसर, न बिगड़ेगा निज़ाम सल्तनत तो और क्या होगा। देखिए आज जो मैयार गिर रहा है, जो स्तर गिर रहा है राजनीति का, पत्रकारिता का, वो किस वजह से गिर गया है। जो लोग हैं नहीं उस लायक, उस सीट पे जाके बैठ गए हैं। क्लर्क है, क्लर्क को क्लर्क रहना चाहिए, मैनेजर को मैनेजर रहना चाहिए। कॉपी करने वाले लोग सिर्फ बेड़ागरक ही कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, चलते हैं पहली खबर की तरफ। तो पहली खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई। मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, एक केस को खत्म कराने के लिए वो आगे बढ़ी है। केरल सरकार ने उसका विरोध किया है, लेकिन मुझे लगता है मैं खबर आपके सामने रखूं से पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि को समझ लीजिए। इटली का नाम आते ही मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस या भोपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार सीधे सोनिया गांधी पे टारगेट करने लग जाते हैं, या राहुल गांधी पे टारगेट करते हुए बताने लग जाते हैं कि राहुल गांधी का फला मामा भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा गया, अब उसको बख्शा नहीं जाएगा, तार सारे मिल गए हैं यहाँ से लेकर इटली तक के। लेकिन जब केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाके कहे कि साहब इटली का फलाना आदमी जो हमारी कोर्ट में बंद है, जिसने केरल में 2012 में हमारे 2 मछुआरों को मार दिया था, अगर आप उसको छोड़ना चाहो तो हमें कोई एतराज़ नहीं। तो कैसी है खबर, क्या इस खबर पे गौर नहीं करना चाहिए। अब खबर आपके सामने रखते हैं। भोपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार तो आपको बताने से रहे। 2012 में केरल के तट पर 2 मछुआरों की हत्या कर दी गई थी। आरोप इटली के 2 मरीन पर लगा था और इन दोनों का जो नाम था वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाम बड़े अजीबोगरीब होते हैं, उच्चारण करने में थोड़ी दिक्कत होगी तो माफ़ी चाहेंगे। वैसे हम तो देसी आदमी ठहरे, यहीं के नाम ढंग से ना बोल पाते, विदेशियों के नाम को क्या ढंग से बोल लेंगे। साल्वाटोर घिरोने एक का नाम है और दूसरे का नाम था मैसी मिलियानो लटेरो। तो ये दोनों लोग इस मामले में आरोपी बनाए गए थे, दोनों को जेल में डाल दिया गया था। जो ये मैसी मिलियानो लटोरे है, इसका कहना था ये काफ़ी बीमार है, तो इसको तो काफ़ी टाइम पहले इजाज़त दे दी, इटली चला गया, वहीं इलाज करता है और इसका समय भी धीरे धीरे बढ़ा दिया जाता है। अच्छा भाई ठीक है, अब ठीक हो जाएगा इतने दिन बाद आ जाना, अब ठीक हो जाएगा इतने दिन बाद आ जाना। अब इसके बाद जो दूसरा बंदा है ये साल्वा विटोरो वाला जो है वो भी अब छोड़ दिया गया है, क्योंकि इसने कहा कि साहब मुझे भी छोड़ दिया जाए, क्योंकि मामला जब इंटरनेशनल मीडिएशन ट्रिब्यूनल में चला गया है तो वहाँ से जब तक कोई फैसला नहीं होता तो मुझे जेल में बंद रखने से फ़ायदा क्या है। तो कोर्ट ने इसको भी छोड़ दिया। सरकार से पूछा छोड़ दें, सरकार ने कहा छोड़ दो, हमें कोई एतराज़ नहीं। तो इसको छोड़ दिया। इसको शर्त लगाई गई वह तो अपने यहाँ के थाने में हर हफ्ते जाके हाजिरी बजाएगा और जिस दिन इंटरनेशनल मीडिएशन ट्रिब्यूनल से फैसला आ जाएगा और अगर फैसला भारत के हक़ में आता है यानी कि तेरे खिलाफ आता है तो तुझे यहाँ आके अपने आप को सरेंडर करना होगा। तो इस फैसले का केरल सरकार ने विरोध किया है, उसने इसको छोड़े जाने का विरोध किया। उसका कहना है कि पहला गया है वो बीमारी की आड़ लेकिन वहीं पड़ा हुआ है, वो आ नहीं रहा है, ये चला जाएगा, ये भी नहीं आएगा। ये शब्द नहीं है खबर के, मैं अपने पास से आपको बता रहा हूँ ताकि आप आसान अल्फाज में, कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं ना, कोर्ट वगैरह की कानूनी चीज़ें होती हैं तो उनका समझने में दिक्कत होती है, तो मैं आसान अल्फाज में आपके सामने बता रहा हूँ। केरल सरकार का विरोध धरा रह गया। मोदी सरकार ने चाहा कि भैया राहुल गांधी केरल से इटली से जोड़ते हैं ना, 2 मिनट में मामा वामा बता देते हैं, जो भी कहें उनको छोड़ दिया जाए। उनको छोड़ दिया गया, हत्या का आरोप। अगली खबर का रुख कर लेते। महासंघों को स्थायी मान्यता देने से हाई कोर्ट ने फिर किया इनकार। ये बड़ा फैसला आ रहा है और इस पर काफ़ी गौर किया जाना चाहिए। जितने भी खेल महासंघ हैं उनमें भ्रष्टाचार के दुनिया भर के आरोप लगते हैं, अनियमितता के आरोप लगते हैं और जो दिशा निर्देश है उनके खिलाफ वर्जी करने के, उनके उल्लंघन करने के आरोप लगते हैं। ये जाने बिना कि कौन सा खेल महासंघ नियमों का सही से पालन कर रहा है, जितनी भी संहिता बनाई गई हैं उनका सही से पालन कर रहा है, उन्हें
अस्थायी मान्यता देना ठीक नहीं होगा या इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती है। ये कहना है दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस हिमा कोहली और उनके साथ जस्टिस नज़मी वज़ीरी की बेंच का। उन्होंने साफ कर दिया कि 57 महासंघों को जो सरकार या उसका मंत्रालय अस्थायी मान्यता देना चाहता है वो तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि उनके संहिता के पालन करने के, निर्देशन के पालन करने की रिपोर्ट हमारे सामने ना पेश की जाए। और इन सब के बारे में कोर्ट ने कहा है कि 3 हफ्ते के अंदर सरकार का जो मंत्रालय है वो अपनी रिपोर्ट पेश करे कि कौन किस तरीके का व्यवहार कर रहा है। बता दें, सरकार इनको मान्यता देना चाहती है लेकिन मामला कोर्ट में है। सरकार इनको मान्यता नहीं दे पा रही है। पिछले दरवाजे से देने की कोशिश की गई थी लेकिन कोर्ट ने फटकार लगाकर सारे मामले को डिसमिस कर दिया। मौके पर जाकर कोरोना का सैंपल नहीं लेने वाली लैब्स को हाई कोर्ट ने लगाई है फटकार। दिल्ली से ये खबर आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट काफ़ी एक्टिव है क्योंकि बहुत सारी जगह के हाई कोर्ट की खबरें हमारे पास नहीं हो पाती हैं। हम लोग सर्च भी करते हैं और सर्च करेंगे भी तो कितना करेंगे भाई कि ला आदमी कतेक नाच सके। आप भी समझ लो जी, नाचेगा भी, तैयार भी होगा, कूदेगा भी, जगह भी बनाएगा, सारे काम करेगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं हिमा कोहली और उनके साथ जो दूसरे जस्टिस हैं जस्टिस एस प्रसाद, उनकी बेंच के सामने ये मामला पहुंचा और उसमें बताया गया कि ये जो प्राइवेट लैब हैं दिल्ली की, उन्होंने तय किया है कि वो मौके पर जाकर, यानी कि भाई हमारे घर आके सैंपल ले जा, तुझे कोई दिक्कत हो रही, पैसे नहीं देंगे क्या। लेकिन जब से 4500 रुपये की जगह 2250 रुपये फिक्स किए गए हैं तब से लैब्स वाले जो हैं घर जाकर या मौके पर जाकर सैंपल लेने को तैयार नहीं है। इस पर हाई कोर्ट ने इन तमाम लैब्स को फटकार लगाई है और कहा है कि लैब्स को जो भी दिक्कत है उसे एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल द्वारा गठित कमेटी के सामने रखें अगर उसको कोई दिक्कत है। लेकिन ऐसे जो अपनी तरफ से वो कुछ भी तय कर ले उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। स्टैंडिंग काउंसिल ने कहा कि साहब हम तो जो एलजी द्वारा गठित कमेटी के निर्देश हैं उनका पालन कराने की कोशिश कर रहे हैं 25 जून के बाद से, लेकिन अब अगर वो लोग नहीं सुन रहे हैं, आईसीएमआर की जो गाइडलाइन है उसके तहत हम काम कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर ये नहीं सुन रहे हैं तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। साथ ही इन्होंने बताया कि 27 जून से 5 जुलाई के बीच हम लोगों ने जो है सैरो सर्विलांस शुरू किया है जिसके तहत हम घर घर जाकर सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। 5 जुलाई तक वो सारे सैंपल हम कलेक्ट कर लेंगे। लगभग 21,793 वो सैंपल होंगे और जितने भी वो रैपिड सैंपल होंगे उनका रिज़ल्ट भी 5 तारीख के फ़ौरन बाद जारी कर दिया जाएगा। बता दिया जाएगा कि कितने लोगों को कोरोना पॉजिटिव है, कितने लोग कोरोना निगेटिव हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ठीक हुए मरीजों को प्लाज्मा दान करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट से खबर आ रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। दिल्ली हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस हैं DN पटेल और उनके साथ प्रतीक जालान, इन दोनों की बेंच चलती है। लगता है अच्छी खासी जोड़ी है इन दोनों की। तो इनकी बेंच के सामने एक पिटीशन दाखिल की गई जिसमें कहा गया कि जितने भी ठीक होने वाले मरीज़ हैं अनिवार्य किया जाए कि वो अपना प्लाज्मा दान करें, डोनेट करें, इसको कंपलसरी बनाया जाए। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी मरीज़ को, चाहे वो ठीक होने वाला मरीज़ है, उसको प्लाज्मा डोनेट करने के लिए अनिवार्य रूप से बाध्य नहीं किया जा सकता, विवश नहीं किया जा सकता, मजबूर नहीं किया जा सकता। अलबत्ता कोर्ट ने ये ज़रूर कहा है कि प्लाज्मा जो दान करने वाले लोग हैं उनका प्लाज्मा कैसे रखा जाए, किस मरीज़ को वो इस्तेमाल किया जाए, उसके लिए बाकायदा एक संवैधानिक इकाई बनाई जाए जो इन तमाम चीज़ों पर अपनी नज़र रखे। इसमें कोर्ट ने जो है केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को और जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उनको, ICMR को, तमाम लोगों को एक गाइडलाइन तैयार करने और एक संवैधानिक जो है अथॉरिटी का गठन करने की हिदायत दी है। देखेंगे अब वो कितना अदालत के आदेशों पर पालन करते हैं या नहीं करते हैं, या अदालत सिर्फ अपने आदेश देकर ही रह जाती है। वैसे आपको बता दें, प्लाज्मा की जहाँ तक बात हो रही है, अब तो कहा जा रहा है साहब एंटी कोरोना जो है वैक्सीन तैयार होगी, 15 अगस्त तक आ जाएगा। तो क्या हल्ला मचा पड़ रही है प्लाज्मा को लेकर। दूसरे कोई प्लाज्मा के ऐसे रिकॉर्ड तो है नहीं कि प्लाज्मा से हर कोई ठीक हो जाता है। और सबसे अहम बात, भाई बाबा रामदेव जो दवाई लेके आए वह किस काम आवेगी अगर प्लाज्मा से ही सब ठीक हो जाएंगे। करोड़ों रुपये लगाए, धंधा करा, विज्ञापन दे रखा, टीवी वालों को, बड़े बड़े लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखी, सरकार से सीधा सीधा सा पंगा चल रहा है इस मामले में, ठीक है। तो वो किस काम आवेगी, बिकने दो उसे भी भाई, हर काम प्लाज्मा से ही करोगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं।
देवघर में भी नहीं दी जाएगी कांवड़ यात्रा शुरू करने की इजाज़त। रांची हाईकोर्ट से एक खबर हमारे पास आ रही है। रांची हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि झारखंड के देवघर से जो कांवड़ यात्रा निकाली जाती है या वहाँ पे जो मेला लगाया जाता है, इस बार कोरोना के चलते उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती है। हालांकि लोगों की आस्था है, वो अपना जल चढ़ाते हैं, आपको पता है, शिवरात्रि पे, तो उसके लिए जो सरकार है वो व्यवस्था करे कि देवघर का जो मंदिर है और जो विजुअल हैं वो हर एक के घर तक पहुँचें टेलीविज़न के ज़रिए। बता दें आपको, यहाँ भी सरकारों ने, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार, हरिद्वार में जाते हैं ना लोग कांवड़ यात्रा लेने, तो उस पर रोक लगा दी है। लेकिन लगता है कि जब जगन्नाथ रथ यात्रा पर लगाई गई रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटा ली, उसी तरीके का आधार बनाकर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट ना पहुँचे और जाके कहने लग जाए साहब जगन्नाथ रथ यात्रा पर रोक हटा दी थी आपने, तो ऐसे ही कांवड़ यात्रा पे भी रोक हटा दी जाए। जो कंडीशन आप लागू करना चाहते हैं वो कर लीजिए। हालांकि आस्था अलग चीज़ है, धंधा अलग चीज़ है, करोड़ों का होता है जी। सोचिए 20-30 साल पहले कितने लोग कांवड़ लेने जाते थे, लेकिन इतना प्रचार किया गया कि आज करोड़ों लोग लेने जा रहे। एक आदमी 2-4-5 हज़ार तो खर्च करता ही होगा, अरबों का धंधा हो गया ना। सोचना, जो धंधेबाज हैं वो ऐसी मार्केटिंग बनाते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। फीस वसूली के लिए पेरेंट्स पर दबाव नहीं बना सकते हैं प्राइवेट स्कूल। ये खबर हमारे पास नैनीताल हाईकोर्ट से आ रही है। नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा है कि 22 जून को शिक्षा सचिव ने आदेश जारी किया था, जो उत्तराखंड के शिक्षा सचिव हैं, कि कोई भी स्कूल फीस के लिए परिजनों पर दबाव नहीं बना सकता है और ऑनलाइन क्लासेस के आधार पर वो सिर्फ अपनी ट्यूशन फीस वसूल सकता है। इसके अलावा एनुअल चार्जेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ये चार्जेस वो चार्जेस, इनको पुलिस स्कूल वाले मानते किसकी हैं, वो तो सब वसूली कर रहे हैं। तो चीफ जस्टिस हैं यहाँ के, उन्होंने इस मामले में कहा है कि जो मुख्य शिक्षा अधिकारी है उसको यहाँ का नोडल अधिकारी बनाया जाए, ताकि परिवार के लोग, जो पेरेंट्स लोग जो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है उनको, जो हाई कोर्ट आ रहे हैं और जो आके बता रहे हैं कि जो स्कूल हैं वो फीस मांग रहे हैं, तो एक नोडल ऑफिसर जो है पूरे मामले की देखरेख कर सके। चीफ जस्टिस रमेश रंगनाथन हैं और दूसरा उनके साथ हैं RC खुलबे की बेंच के सामने एक पिटीशन दाखिल की गई थी, जिसमें इस तरीके की मांग की गई थी कि पेरेंट्स पर दबाव बनाया जा रहा है। सरकार के आदेश के बावजूद स्कूल अपनी फ़ीस मांग रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें मांग रहे हैं। इसमें से एक चीज़ और कही गई थी कि कुछ लोगों के पास मोबाइल नहीं है या इंटरनेट उनके यहाँ चलता नहीं है, उनसे भी फ़ीस वसूली जा रही है, जबकि उनके बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं। और छोटे बच्चों को तो ऑनलाइन क्लासेस में, अब बताइए, मोबाइल में बच्चा आँख गड़ाए बैठा जी 1 घंटे तक। बहुत से बच्चों की तो आँखें टेढ़ी मेढ़ी होने लगी, बैंगापन जिसे कहें, उसका शिकार होने लगे बहुत सारे बच्चे इसके चलते। लेकिन कौन सोचे, सब चल रहा जी, चलने दो। जिसके बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो रही, बढ़िया है, कल को किसी लायक नहीं रहने का तो पढ़ के नौकरी भी नहीं मांगने का, तो सरकार तो बढ़िया है ही। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पिंजरा तोड़ गैंग की सदस्य देवांगना कलिता को दी जाए VC की सुविधा। VC यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा दी जाए, और ये तिहाड़ जेल ने कहा है कि साहब हम दे रहे हैं। बाकायदा अपनी एक रिपोर्ट दाखिल की और कह दिया कि हम दे रहे हैं। अब इसके बाद जो ये कलिता है अपने वकील से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बात कर सकती हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि इनको किताबें भी उपलब्ध कराई जाएं ताकि ये पढ़ सकें। तो तिहाड़ जेल अब इनको किताबें भी उपलब्ध कराएगा, बताएगा। अब बता दें आपको, पिंजरा तोड़ गैंग की जो ये 2 सदस्यता हैं, एक नताशा नरवाल हैं और दूसरी ये कलिता हैं, इन दोनों को जेल में बंद कर रखा है। इन पे आरोप है दिल्ली में दंगे भड़कवाने के साजिश रचने का, उसके लिए फंडिंग करने का और बहुत सारी चीज़ें इन पे आरोप लगाए गए हैं। इन्हीं के दम पे बताया जा रहा है वो जो सीलमपुर में जाफराबाद में मेट्रो स्टेशन के नीचे जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, वो आके बैठ गई थी, वो इन्हीं की बदौलत थी, इन्होंने ही उनको उकसाया था। इस तरीके का आरोप इन पर लगा के इनको जेल में डाल रखा है। अगली खबर का रुख कर लेते। पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट से खबर हमारे पास आ रही है। करप्शन के मामले में नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले जज को बर्खास्त कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आसिम खान के नेतृत्व में बनी 7 सदस्यीय एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने जांच के बाद ये कार्रवाई की है जज अरशद मलिक पर। जज अरशद मलिक वो हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराया था, $2.5 करोड़ का उन पर जुर्माना लगाया था, 7 साल की उनको सज़ा सुनाई थी। बाद में उनका एक वीडियो उन्हीं मरियम शरीफ ने, यानी कि नवाज शरीफ की बेटी ने वायरल किया, जिसमें बोलते हुए जज साहब दिखाई दे रहे थे कि देखो भैया, मेरे पे तो ऊपर से दबाव था, खुफिया एजेंसियों का दबाव था, इसका दबाव था, उसका दबाव था, उसके चलते मैंने नवाज शरीफ को दोषी घोषित कर दिया और उसको सज़ा भी सुना दी। अब ये वीडियो वायरल हो गया तो मामला बनता था, तो मामला दिया गया लाहौर हाई कोर्ट को। तो लाहौर हाई कोर्ट ने जांच करके पूरे मामले की इनको
जो है बर्खास्त कर दिया है, टर्मिनेट कर दिया। अब इस पूरे मामले को मरियम शरीफ कह रही हैं कि देखा, हाई कोर्ट ने भी मान लिया कि हाँ मेरे पिता को गलत भेजा गया था और इस जज ने गलत कार्रवाई की थी दूसरों के दबाव में, और मैं जो कह रही थी कि मेरे पिता के साथ गलत हुआ वो यहाँ सही साबित हो रहा है। लेकिन जजमेंट में जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं उन्होंने ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि उन्होंने इस बिहार पे इनको बर्खास्त किया है क्यों इन्होंने नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ गलत जजमेंट दिया है, क्योंकि इनका जज अरशद मलिक का ये कहना था कि वो जो वीडियो है वो मेरा नहीं है, उसमें छेड़छाड़ की गई है और बदलाव करने के बाद वो वीडियो वायरल किया गया है। लेकिन लगता है कि वीडियो तो वायरल हुआ और उसी का खामियाजा इनको अनुशासनात्मक कार्रवाई के चलते शायद भुगतना पड़ा है। वर्तमान समय में बता दें बीमार हैं नवाज़ शरीफ और ब्रिटेन में गए हुए हैं, उनके जाने के बाद भी उनके खिलाफ़ एक केस दर्ज हो चुका है और उसमें भी उनके खिलाफ़ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है, गिरफ्तारी का ऑर्डर उनका जारी हो चुका है। अब देखेंगे पता नहीं वो कभी पाकिस्तान लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, या ये जज की बर्खास्तगी जो है उनकी राहें हमवार करेगी या और मुश्किल करेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।